नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में। कल जहां पर थे उससे आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रियम्बल का संभवतः ये आखिरी लेक्चर हो। एक के इसकी बात बचेगी तो संभवतः आधा लेक्चर और इसके अंदर जुड़ेगा, उसके बाद प्रियम्बल समाप्त हो जाएगा। कल तक हमने प्रियम्बल के जो प्रमुख शब्द हैं, प्रस्तावना के जो प्रमुख शब्द हैं, SSSDRJLEF, उसमें से सोशलिस्ट शब्द की व्याख्या कर दी थी। संभवतः आप लोग सोशलिज्म को अच्छे से समझ गए होंगे। आज हम उससे आगे के शब्द की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेक्युलरिज्म। ये वो सभी टर्मिनोलॉजी हैं, ये वो शब्द, छोटे छोटे से शब्द हैं जो कि अपने आप में बहुत गंभीर वैल्यू रखते हैं। इतनी वैल्यू रखते हैं कि इन्हें जोड़ने के लिए संविधान संशोधन तक करने पड़ते हैं। 1976 के अंदर हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संभवतः इसी का ही एक कारण था, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अभी हम चलेंगे तब भी बताएंगे संविधान संशोधन के द्वारा सेक्युलरिज्म को क्यों जोड़ा गया था। सारी बातें आज के सेशन में की जाएंगी। और एक बड़ा सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, जो विश्लेषणात्मक परीक्षाएं हैं या इंटरव्यूज हैं, वहां पर यह पूछा जाता है कि क्या भारतीय संविधान का कभी सेक्युलर था नहीं क्या, जो शब्द जोड़ करके बताना पड़ा कि हम सेक्युलर हैं। यानी चैप्टर के अंदर की जो विशेषताएं हैं वो बाहर क्यों बतानी पड़ी, संविधान में संशोधन क्यों करना पड़ा, प्रियम्बल जो कि संविधान का अभिन्न अंग है उसके अंदर क्यों संशोधन करना पड़ा। ये सारी बातें आज के सेशन में समझ में आ जाएंगी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सेशन की शुरुआती 5 मिनट में आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूं और अंत के 10 मिनट भी कमेंट्स के जवाब देने के प्रयास करता हूं। तो इफेक्टिवली 45 से 50 मिनट की क्लास होती है। तो गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में बीच में कुछ ना बोलें। 2-5 मिनट में आपके नाम लेकर के जो लोगों के जो बेसिक सी जानकारी है उनको पढ़ लेते हैं। ख्वाहिश, निखिल, जानकी, लक्ष्मी, निशांत, शून्याजाद, निर्मा, रानी, आसिफ रजा, चंचल, सभी साथियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ, कमेंट्स के जवाब। एक बालक साउंड लिख रहा है, एकदम दुरुस्त है साउंड, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे विनती है कि इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स की क्लास की तरफ। विदु कुमावत, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स की क्लास। इकोनॉमिक्स की क्लास माधव बैच में चल रही है, करंट अफेयर की क्लास माधव बैच के अंदर वीकेंड पर चलेगी। कौन सी चीज पूछनी है विदु, जरा बताइए। माधव बैच में शुरू हो गई है, जैसे ही माधव बैच में खत्म होगी तुरंत यहां पर शुरू हो जाएगी। और रही फाउंडेशन की बात, तो फाउंडेशन में मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है। मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो बेटा। जीजा पांडे, गुरुदेव प्लीज हेल्प मी, मैं पढ़ना चाहता हूं पर अब नहीं पढ़ पाऊंगा, लगता है मेरा अब कोई सहारा नहीं है। हाँ मानसून में आपका दिल टूटा होगा, लगता है ऐसा, इसलिए आप इस तरह की बात लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ना लिखें। मनमोहन, अभी नहीं बेटा। निकिता सर, आप पूरी तरह चेंज हो गए, हेल्थ पर आपके चेंज प्रभाव दिख रहे हैं, थैंक यू। माधव वैसी किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, आपसे निवेदन है सर। राम तातू, बेटा नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आएगा ना क्योंकि आपने वो कोर्स लिया हुआ नहीं है, आपको वहां जाकर के वो कोर्स देखना है ना। तो आपको जो नटराज बैच के विद्यार्थी हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री वो कोर्स दिया गया है, आप समझिए। वो सारी चीजें आपकी क्लास में भी पढ़ाई जाएंगी, लेकिन जिन्हें इसी बार के प्रीलिम्स टारगेट करना है, क्योंकि मैं डे 1 से प्रॉमिस करके चला था कि आप चिंता मत करिए, आपका इसी बार के एग्जाम में मैं टारगेट करके चलूंगा, इसीलिए वो काम शुरू किया गया है ना। कुलदीप साहू करेक्ट करवा देते हैं सर, ऐप में क्लास जूम का ऑप्शन डलवा दीजिए। भारती, बेटा मैं एप्लीकेशन निर्माता से बात करूंगा। सर आजकल पढ़ाई में बहुत मजा आ रहा है, ये बात सुनकर के बहुत अच्छा लगा, है ना। जो लोग इस तरह की बातें मुझे बोलते हैं ये सुकून देते हैं, जो पढ़ने में जिनको आनंद आता है। ठीक है, किरण, 15 से पहले पहले सब तक पहुंच जाएंगे, चिंता मत करिए। हाँ, एक जूली कुमारी, कितनी अच्छी बात है सर, आप इतनी क्लासेस लेते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। थैंक यू, कोई मेरी परेशानियों के बारे में भी सोच रहा है। एक बालक लिख रहा है सर बहुत ज्यादा क्लासेस हो गई हैं नटराज और माधव को मिलाकर। बेटा मैंने आपसे जिद नहीं की है कि आप माधव पढ़ो, माधव उन्हें पढ़ना है जिनको ये वाला प्रीलिम्स देना है। फ्री में मिल रहा है तो कुछ भी कर लोगे क्या। आप किसी शादी में जाते हैं, शादी में स्टॉल में बहुत सारी स्टॉल्स लगी होती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी सब कुछ खा के आना है। माधव मेरे द्वारा नटराज बैच के विद्यार्थियों को दिया गया वो तोहफा है जिसमें मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया, जबकि वो डेडिकेटेडली अलग बैच है।
उसमें पढ़ाने का तरीका अलग है, स्ट्रेटजी अलग है, कोर्स बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है, टारगेट करके 70 दिन में प्रीलिम्स का कोर्स कराया जा रहा है। वो तरीका मैंने केवल आप लोगों के लिए अतिरिक्त रूप से दिया है। अब मैं आपसे ये कहूंगी नहीं वो भी पढ़ो ये भी पढ़ो, तो बेटा फिर तो आप पढ़ पढ़ के मर जाओगे, है ना। तो ये तो संभव है नहीं ना। तो आपको जो मुफ्त में मिल रहा है तो ये थोड़ी सब खा जाओगे, ऐसा नहीं होता चाहिए, है ना। अजीत बताइए बेटा क्या हेल्प चाहिए। कंचन लिख रहे हैं कि सर अब 13 घंटे की क्लास भी छोटी लगने लगी। क्या बात है, ये सब चीजें चाहे आप मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो लेकिन मुझे अच्छी लग रही हैं। सर यूपीएससी की तैयारी कब से करवा रहे हैं। अभी जल्दी में तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि पहले सुरेश प्रजापत बेटा 10 तारीख को आप मेरे वहां से जयपुर से भी कलेक्ट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कहां पे कलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। सर क्या हम बैठ सकते हैं क्या एग्जाम में जो कि 21 के नहीं हुए हैं। जो 21 के नहीं हुए हैं वो बैठ तो सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन के बाद भी कुछ होगा नहीं। सर वो रेसिपी बता दीजिए जो आप बीच बीच में खाते हैं। गुड़ खाते हैं तब गुड़ रखी, अब तो पता ही नहीं, तब गुड़ रखी। बेटा मैं अब क्या है कि डाइट पे हूं ना, तो गुड़ नहीं खाता। ये कुछ चूर्ण की सी गोलियां दी गई हैं जिनसे सलाइवा बनता रहता है ना, तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने दी हैं, तो मैं वो खाता हूं। विजेता चलिए, शर्ट बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि मैं पतला हो गया। अखबार कौन सा पढ़ना चाहिए। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं कोई अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। जो अपने रेगुलर दैनिक भास्कर पत्रिका आते हैं उसमें किसी मरने घरने की खबरें आती हैं, लेकिन उसमें से भी अगर कुछ पढ़ना है तो वो सुजस राजस्थान नाम से एक मैगजीन आती है, वो पढ़नी है ना। तो जो सरकार की तरफ से निकलती है आप उसे पढ़ें तो वो आपको ज्यादा फायदा करेगी। मेरे हिसाब से 5 मिनट से ज्यादा बात हो चुकी है हमारी। अब अगर आपकी इजाजत हो तो आगे चलते हैं, है ना। आइए, तो बाकी तो सब लोग इधर उधर की हाय हेलो वाली बातें कर रहे हैं। प्रकाश सर आप वन ऑफ द बेस्ट स्टडी 100% टीचर। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए प्रशंसा में 2 शब्द कहे, इससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ गया। प्रमोद क्या सर नटराज से ये वाला प्री नहीं निकलेगा। बेटा नटराज फाउंडेशन बैच है जिसमें समय साल भर का लगेगा, फिर भी क्योंकि 1600 घंटे की क्लासेस होनी है। अब आप जोड़ के देखो 1600 घंटे मतलब फाउंडेशन के अंदर आपको एक एक चीज, जैसे मैं यहां बता रहा हूं ना, अगर यही चीज मैं माधव बैच में पढ़ा रहा होता तो प्रियम्बल आधा दिन का था। अब आप इससे समझ लीजिए, प्रियम्बल के नाम पर आधा दिन पढ़ा था जिसमें बताता ये चीजें पढ़नी है, इसको लेकर ये केस है। आधा घंटे का प्रियम्बल, एट मैक्स 1 घंटे का प्रियम्बल होता। यहां जो विश्लेषण चल रहा है ना, 1600 घंटे की जर्नी है ये। 1600 घंटे यानी 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ा जाए तो 200 दिन की पढ़ाई, 6 घंटे अगर प्रतिदिन पढ़ा जाए तो मतलब पूरे साल भर की पढ़ाई, है ना बेटा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आइए अपन आगे बढ़ते हैं। तो तारीफ मेरी हो गई, मुझे बहुत एनर्जी मिल गई, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया बात यह है कि एलपीजी कल हम पढ़ चुके थे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्या है उसके बारे में जान चुके थे, और मैंने बताया था कि उससे हमारे सोशलिज्म को कोई नुकसान नहीं हुआ। आज जो बड़ा टाइटल है जिसे डिस्कस करना है, दैट इज पंथ निरपेक्षता। शब्द असल में सेक्युलर है। सेक्युलर, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की राजनीतिक परिचर्चाओं में शामिल होते हैं। देखिए देखने में ये वर्ड इतना सा है, इसको देखकर ऐसा फीलिंग आता है कि सर पढ़ दीजिए ना क्या लिख रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें फटाक से लिख रहा है सर, राज्य से तात्पर्य जिसका कोई धर्म ना हो, संचालन हो, किसी धर्म में वरीयता नहीं दी जाती, पंथ निरपेक्षता की प्रवृत्ति है, आधार माने सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है, आदर किया जाते हैं, धर्म संविधान का आधारभूत स्थान हो गया। सर हमारा इतना ही करना था, नहीं, आपको इतना नहीं करना था। अगर इतना ही करना होता ना तो आज देश के हर राजनीतिक पार्टी के द्वारा जो बयानबाजी है ना सेक्युलरिज्म के लेकर के, कुछ लोग तो कहते हैं कि ये तुष्टीकरण है, अपीजमेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि सेक्युलर, हम सेक्युलर हैं। अब ये सेक्युलर क्या है पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर आज का राजनीतिक परिदृश्य समझेंगे। इससे आपको क्या फायदे होंगे, एक तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है वो समझ में आएगा, दूसरा जब कभी आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे बेहतर तरीके से दे पाएंगे, तीसरा इंटरव्यू के अलावा भी कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई निबंध लेखन करना है या आंसर राइटिंग करनी है, तो आप उन सब बातों पर ध्यान दे पाएंगे जिनसे आपको लगेगा कि हाँ यार ये बात तो सही है। चलिए बताते हैं मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जब भारत आजाद हुआ तो भारत 2 भागों में बटा था। एक हमारा प्यारा भारत और एक आज हमारा दुश्मन पाकिस्तान। ठीक है, था तो ये भी हमारे लिए प्यारा,
लेकिन ये इंडिया से पाकिस्तान बना क्यों? तो केवल इतनी सी बात थी कि 1906 में बना हुआ मुस्लिम लीग उसने समय के साथ साथ अपनी मांग में मुस्लिमों के लिए बात करना शुरू किया और मुसलमानों की बात करते करते मुस्लिमों के लिए मुस्लिम धर्म के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की, यानी कि स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर मुस्लिम नेशन। यानी कि पहली बात, हमारा विभाजन किस आधार पर हुआ था? आंसर है धर्म के आधार पर हुआ था, रिलीजन के आधार पर हुआ था। एक देश ने अपने आप से कहा कि भैया मैं एक सेपरेट कंट्री बनना चाहता हूं, जिस कंट्री का धर्म, ध्यान से सुनिएगा, यह बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी तो आप इसको अच्छे से आनंद ले पाएंगे, जिसमें देश ने डिसाइड किया कि देश का धर्म मुस्लिम होगा। ठीक है साहब। अब हमारे सामने विकल्प क्या था? और आज भी जब आप किसी को सुनते हैं बहस करते हुए जानते हैं तो यहां पर बड़ा डिबेट चलता है। ठीक है, क्या डिबेट चलता है कि यार ये तो देश का धर्म के आधार पर विभाजन हो गया, नहीं तो हमारा भी एक देश होना चाहिए था। आज जो आप देश की डिमांड सुनते हैं, आप में से कई लोगों ने यहां आजकल काफी ज्यादा एक सुर्खी सुनी होगी जिसका नाम है खालिस्तान, खालसा का स्थान, खालिस्तान, जिसमें सिख धर्म के लोग अपने लिए अलग धर्म की, अलग देश की मांग कर रहे हैं कि भाई जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन सकता है तो फिर सिख धर्म के आधार पर खालिस्तान क्यों नहीं? तो एक स्थान हमारा भी होना चाहिए। ठीक है साहब। इंडिया ने क्या किया उस दौर में? किस दौर में? जब देशों का विभाजन हो रहा था तब इंडिया ने क्या किया, मैं बताता हूं। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने कहा कि भाई जिसको निकल कर जाना है धर्म के नाम पर चला जाए, हम वो देश बनाएंगे जिसका कोई धर्म नहीं होगा, जिसका, अब ये जो पॉइंट है ना, जिसका कोई धर्म नहीं। अब इसको अंग्रेजी में अगर आप लिखकर सर्च मारोगे तो ये अपने आप में ऐसा लगता है नास्तिक होने की तरफ इशारा है, थोड़ा सा नेगेटिव साउंड होता है। ये कैसा साउंड होता है? नेगेटिव, जिसका कोई धर्म ना हो, जो धर्म ही ना माने। कितना गंदा लगता है ये बात सुनकर के। अच्छा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं था। वास्तविकता क्या थी? रियलिटी क्या थी? रियलिटी के अंदर तो भारत के अंदर कई धर्म थे। कौन से धर्म थे? भारत के अंदर था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, पारसी, जैनिज्म, और भी जो आप मतलब शायद हो सकता है जोरेस्ट्रियन वगैरह अपन जानते ना हो, इस यहूदी, है ना, बहुत सारे धर्म थे। आपने एक तरफ तो लाइन बोली जिसका कोई धर्म ना हो, और अभी बोल रहे हो हमारे यहां तो बहुत सारे धर्म हैं। तो क्या हमने मल्टीपल रिलीजन चुना था क्या? इंडिया के नाम पर हमने क्या चुना था? भाई धर्म के आधार पर एक देश अलग हो गया तो हमारे देश में एक बड़ा सवाल पूछा जाता है, वो क्या? जब धर्म के आधार पर अलग हो गया तो आज ये मुसलमान हमारे देश में कर क्या रहे हैं? ये आज की जो युवा पीढ़ी जो आजादी के बाद पनपी है उसके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट है। जब मुसलमानों ने अपने लिए अलग देश ले लिया तो ये आज हमारे देश में क्या कर रहे हैं? अभी बताते हैं क्या कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की डिमांड करने वालों ने अपने लिए धर्म के आधार पर एक देश मांगा था, ऐसे ही हमारे देश के निर्माताओं ने, जब संविधान निर्माताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में अगर हमने किसी एक धर्म को मान्यता दे दी तो हमारे देश के कितने टुकड़े हो जाएंगे इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बोले ऐसा क्यों? बोले हमारे देश में तो कई विविधताएं हैं। भाई पाकिस्तान ने एक आइडेंटिटी चुनी, रिलीजियस आइडेंटिटी, लगभग कल्चरल आइडेंटिटी भी उसमें शामिल थी, एक जैसा खान पान पहनावा लगभग एक जैसा ही पाकिस्तान में चुना गया। आप सोचिए जिस चीज को उन्होंने चुना उसी वजह से वो लोग दोबारा टूट गए। पाकिस्तान से टूटकर पूर्वी पाकिस्तान जब अलग हुआ, जो आज का बांग्लादेश है, वो क्यों अलग हुआ? क्योंकि उन्होंने डाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो तो चुन के ही एक्सट्रीमिज्म के आधार पर गए थे कि हमें केवल एक ही धर्म की मान्यता देनी है। तो बोले सर क्या बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री नहीं है क्या? है। मुसीबत क्या है?
जब आप ये समझोगे कि सब मेरे जैसे ही मेरे पास में खड़े हो जाएं, आप विविधता से दूर भागेंगे, तो आपका सिलेक्शन बहुत छोटा होता चला जाएगा। विचार कीजिए, अगर आज मैं आपसे यह कह दूं कि आप जरा जाइए एक कॉलेज में जाइए और वहां जाकर के सबसे स्मार्ट जो भी दिखें आप उनको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए और समझिए कि वही आपका ग्रुप है। आप गए, आपने कहा मेरी नजर में स्मार्ट वो है जिसकी हाइट अच्छी है, किसी ने कहा स्मार्ट वो है जो बोलने में अच्छा है, किसी ने कहा स्मार्ट वो है जो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे देता है, किसी ने कहा चाहे वो साइज में कैसा भी है चेहरा उसका बहुत सुंदर है, किसी ने कहा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे हैं, किसी ने कहा एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आपके लिए अच्छा होने का मतलब क्या है? अच्छा होने का मतलब यह है, मैंने आपसे कहा स्मार्ट लोगों को एक तरफ ले लो, स्मार्टनेस की कोई परिभाषा तो नहीं बताई, लेकिन मैंने क्राइटेरिया दे दिया कि आप स्मार्ट्स को एक तरफ ले लीजिए। आपने स्मार्ट लोग उठा के एक तरफ कर लिए, आपने सारे तरह के स्मार्ट अपनी पॉकेट में भर लिए कि मुझे स्मार्ट की कहा गया है, भर लिए। लेकिन अब मैंने कहा कि इनका ही ग्रुप बनकर रहेगा, आपने उनका एक ग्रुप बना दिया। चूंकि आपने सेलेक्टिव तरीके से एक ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप को यह पता है कि वो ऐसा ही क्यों बना है, क्योंकि वो स्मार्ट है। तो स्मार्ट लोगों में कंपटीशन शुरू हो गया कि ज्यादा स्मार्ट कौन है। आजकल की स्कूलों में अगर आप देखेंगे ना, तो वो बच्चों के अंदर इस प्रकार का कंपटीशन नहीं करते, ये हमारा टॉपर है, वो करते हैं ये हेड बॉय है, ये हेड गर्ल है, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस इतने सारे पदक ये रहा, ऐसे नंबर के आधार पर नहीं। क्योंकि क्राइटेरिया में फिर क्राइटेरिया सेट होते चले जाते हैं। स्मार्ट लोग जो ग्रुप में मिले, उनमें कंपटीशन शुरू क्या हो गया, हम में से ज्यादा स्मार्ट कौन है, हम में से ज्यादा स्मार्ट कौन है। फिर क्राइटेरिया बटने लगे कि यार हम तो सभी स्मार्ट है। बोले नहीं, अब तो केवल जो दिखने में 6 फुट से ऊपर का होगा उसमें ये क्राइटेरिया होंगे, वो स्मार्ट कहलाएगा। सर कहीं ये तो नहीं हो गया, मिस इंडिया की प्रतियोगिता तो नहीं करा दिया आपने? ये तो वैसा लग रहा है। हमने कहा संभवतः वही है ये। मिस इंडिया में एक ही महिला मिस इंडिया क्यों बनती है? मिस यूनिवर्स में पूरी दुनिया में से एक ही महिला बन के क्यों आती है? क्या वो सब सुंदर नहीं है? क्या वो सब स्पष्ट नहीं है? क्या हैं, सब सुंदर हैं, सब एटिकेट्स वाले हैं, सब कुछ है। लेकिन जब आपका क्राइटेरिया ही सेलेक्टिव होगा तो आपका टूटना तय होगा। यह बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है। पढ़ लिख करके जो लोग समझते हैं उन्हें यह थोड़ी बहुत बात दिमाग में घुसती है। अगर आपने सेलेक्टिव तरीके से कोई चीज बना दी, आज मैं आपको अगर यह जानकारी दे दूं कि बेटा अपनी वार्डरोब में, आपकी अलमारी में जितने भी कपड़े रखें उनमें से बढ़िया बढ़िया कपड़े रख लो, बाकी कपड़े निकालकर फेंक देना। आप गए दिवाली की सफाई के नाम पर अलमारियां खोली, खोल करके सारे कपड़े में से जो आपको रेगुलर पहनने थे वो रखे, बाकी आपने फेंक दिए। मैं आपसे महीने भर बाद फिर मिला, मैं कहा बेटा अपनी इस अलमारी में से सबसे बेस्ट कपड़ा अपने पास रख लो, बाकी फेंक दो। बोले ओके। फिर उनमें से जो आपको सबसे ज्यादा पसंद था वो आपने रख लिया, बाकी निकाल दिए। फिर 2-4 कपड़े बचे, मैं महीने भर बाद फिर आया, बेटा जो सबसे ज्यादा पसंद हो वो रख लो, बाकी सब फेंक दो। सिलेक्शन हमेशा चीजों को बांटता है। समाज में हर प्रकार का सिलेक्शन लोगों को बांटता है। हालांकि ये सब बातें आप लोगों को बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल होकर नहीं सुननी है। जिस समय मैं एथिक्स पढ़ाऊंगा ना, उस समय आपको एक अलग ही अंदाजा लगेगा कि यार दुनिया का ये भी एक रंग रूप है क्या। हालांकि एथिक्स पढ़ते समय पहले आपको ये सारे सब्जेक्ट पता हो, तब जाके आप इतने मैच्योर होंगे कि आप इस बात को समझ देंगे। ठीक है, तो अब साफ बात इसको समझिए, पाकिस्तान कैसे बना था? पाकिस्तान बना था कि मुसलमान सारे एक तरफ आ जाओ। मुसलमान पहुंचे, अब मुसलमान ही मुसलमान सब तरफ दिख रहे हैं। मुसलमानों में टेंशन क्या हो गई, ए तू काफिर है, तू गलत मुसलमान है, तू कन्वर्टेड मुसलमान है, तू तो बंगाली है, तुझको मुसलमान तो बनाया गया है, तेरे अंदर पठान का खून नहीं है, तू मुसलमान नहीं, हट जा, तू बोला हट जा। बंगालियों को इतना डिस्क्रिमिनेट किया गया, बंगाली मुस्लिमों को, कि वो पश्चिमी पाकिस्तान से अपने आप को पूरी तरह अलग समझने लगे। बोले सर हम लोग, अरे पठान मैं 6 फीट का पठान हूं, और बंगाली तू 5 फुटिया बंगाली है, तो क्या है मेरे साथ? तेरा रंग रूप देख एकदम डार्क कॉम्प्लेक्शन है, मेरा रंग रूप देख एकदम पठान, जबरू पठान, मैं 6 फुट का गोरा चिट्टा आदमी, नाक नक्श देख मेरी तू। भाई साहब आपस में कंपटीशन होने लगे, इतना कंपटीशन कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे थे वो सत्ता में भी केवल पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, उसी के लोगों को पसंद करते थे। आप विचार करिए
इलेक्शन होंगे तो बंगालियों का प्रतिनिधित्व नहीं, जो बंगाल के पाकिस्तानी, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका प्रतिनिधित्व नहीं, बहुत ही कम बड़ी पोस्ट पे उनको डालना, एकदम डिस्क्रिमिनेट कर दिया। उन्हें लगा यार गजब बेइज्जती है, अलग होने में हम पूरा साथ तुम्हारा दिए, अब तुम हमें निकाल के मक्खी की तरह अलग कर दिए, इससे अच्छा हम अलग ही हो जाते हैं। पूर्वी पाकिस्तान को भारत की मदद से सेपरेट कर दिया, क्या बन गया बांग्लादेश। अब आज के पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, सेम वही हालात। बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं हम ज्यादा प्योर पाकिस्तानी हैं या हम ज्यादा प्योर मुसलमान हैं। उधर वो तालिबान वाले बैठे हुए हैं, तहरीक तालिबान वाले, हम पक्के मुसलमान हैं, तुम सब नकली मुसलमान हो। ऐसे करते करते पाकिस्तान का टुकड़ा होना तय है। आ जाइए भारत पे। भारत के बुद्धिजीवियों ने क्या कहा, भारत के बुद्धिजीवियों ने कहा हमारे यहां सब अलाउड है। सर लेकिन एक बात बताओ, अगर सब अलाउड है तो फिर हमने अपने देश में मुस्लिमों को क्यों रखा। मैंने कहा वो आपका देश नहीं है, वो मुस्लिमों का भी देश है। आपको गलत फहमी है कि ये हिंदुओं का देश है, कि मुस्लिमों का देश है, कि सिख का देश है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने धर्म वालों को पहचान ही नहीं दी। यहां पर सेक्युलर जो शब्द आ रहा है उसका अर्थ यह है, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इंडिया के बारे में कहा कि यहां धर्म के आधार पर बात ही नहीं करेंगे, वी आर पंथ निरपेक्ष। अब आपको यहां पर एक बड़ा सवाल सुनना है। जब मेरा आरएस का इंटरव्यू था तब मुझसे यह प्रश्न पूछा गया था, आप भी याद रखिएगा, इतना भारी शब्द है ये। एक शब्द है पंथ निरपेक्ष और एक शब्द है धर्म निरपेक्ष। क्या क्या शब्द हुआ, एक शब्द हुआ पंथ निरपेक्ष और एक हुआ धर्म निरपेक्ष। बहुत सी किताबों के अंदर लिखा क्या जाते हैं, बहुत सी किताबों में यह शब्द नहीं लिखा होता, लिखा होता है धर्म निरपेक्ष, और यहीं पर मात खा जाता है इंडिया। क्यों मात खाता है आऊंगा, और ये दोनों चीजें कितनी अलग है ये भी बताऊंगा। तो फिलहाल हम कहां पर आ गए, हमारा सर कोई भी धर्म नहीं है या हम सब धर्म मानते हैं। मैंने कहा ये भी सेक्युलरिज्म के दो प्रकार हैं। आपका कोई धर्म ना हो यह भी एक प्रकार है, और हमारे देश में सारे धर्म संभाव से रहें, सब धर्म ग्रो करें, सरकार सभी धर्मों को प्रमोट करने के लिए मदद करे, ये काम भी सेक्युलरिज्म है। यानी सेक्युलरिज्म दो प्रकार की हुई, एक नकारात्मक सेक्युलरिज्म और एक सकारात्मक सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के कितने रूप आ गए, दो रूप। ये इंटरव्यूज में पूछे जाने वाली चीजें हैं, आपको हम क्या ही तो बोलूं, ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा मैं अपनी। ये नकारात्मक और सकारात्मक, यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सर इंडिया कौन सा सेक्युलर है, वी आर पॉजिटिव सेक्युलर, यानी हमारे अंदर प्रोग्रेसिव सेक्युलरिज्म है। हम अपने देश में कोई भी धर्म हो, अगर सिखों को पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू निकल के जाना है, भारत सरकार बनाएगी। अगर भारत के अंदर मुसलमानों को सऊदी अरब हज करने जाना है, भारत सरकार कराएगी। अगर भारत के हिंदुओं को कैलाश मानसरोवर यात्रा जाना है, भारत सरकार कराएगी। जैनियों को कोई तीर्थ स्थान का प्रोटेक्शन कराना है, सरकार कराएगी। हमारे देश में सभी धर्मों का संरक्षण होगा, यह हमारा सेक्युलरिज्म है। तो अब आप विचार करिए कि हमारा सेक्युलरिज्म कितना डिफरेंट प्रकार का सेक्युलरिज्म है। पहले तो यह बताइए, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संभव है कुछ लोगों के ऊपर से इतना ज्ञान भी निकल जाए, बता दीजिए। अब एक बालक पूछ रहा है नेगेटिव कहां पर है, फ्रांस। नेगेटिव सेक्युलरिज्म फ्रांस में है। बताइए, यहां तक समझ में आया तब तो आगे बढ़ें। क्लियर हो गया, मजा आ गया? गुरुजी लाजवाब हैं। एक बालक हमसे मिलने के लिए बिहार से आएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, समझ में आ गया यहां तक। अब बड़ा सवाल बनता है, सर इन दोनों में क्या अंतर है? हमने कहा बेटा, हम उस देश में पैदा हुए हैं जहां धर्म का अर्थ ड्यूटी से निकाला गया है। मतलब
धर्म, धर्म क्या है? जो ध्री धातु से बना है। किस धातु से बना है? ध्री, ध धनुष और उसके नीचे री की मात्रा, ध्री, ध धनुष और उसके नीचे री की मात्रा, ध्री। धर्म क्या है? जो ध्री धातु से बना है। ध्री क्या है? जो धारणीय है। अर्थात जिसे ग्रहण किया जा सके। तो हमारे यहां पर जो ग्रहण योग्य है उसके लिए हम निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? हमारा देश तो वो है जो हर कोई चीज जो ग्रहण योग्य है वो हम वो मानते हैं। बोले जैसे, अरे हम अगर गांधी जी के एकादश व्रत की बात करें एथिक्स के अंदर, तो जो उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह जैसी चीजें उन्होंने कही, उनमें से कई शब्द ऐसे हैं जो उन्होंने बुद्धिज्म से उठाए हैं, कई शब्द ऐसे हैं जो उन्होंने जैनिज्म से उठाए हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने सनातन संस्कृति से उठाई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जो धारणीय है भारत उसके प्रति निरपेक्ष कैसे हो सकता है? अगर हमारे यहां पर सिख धर्म सेवा भाव सिखाता है तो संभवतया भारत की बहुत सी नीतियों में सेवा का ही मान माना गया है। विचार करिएगा, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनसे भारत बना है। भारत में ना जाने कितनी सारी विविधताएं हैं जिन्होंने भारत को खूबसूरत दिया है। आज जब हम लोग, अगेन वही वाली बात है, तो सर हमारे देश में जाति पाति धर्म के आधार पर इतना विवाद क्यों होता है? सरकारें चलाने के लिए द्वंद्व जरूरी है। तो ये जो द्वंद्व कहां तक पाला जाए, भाला फेंक जहां तक भाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, है ना, ये जो कहानियां सुनते हैं ना आप, ये सत्ता के लिए जरूरी है। सत्ता डिवाइड एंड रूल से ही पॉसिबल है। सभी को साथ लेकर आप सत्ता नहीं चला सकते। सत्ता के लिए ये सब चलेगा और हमेशा चलता आया और आगे भी चलेगा। आपको भी, अगर मैं आपके घर में कहूं ना, सबसे ऑनेस्ट चीज अगर मैं आपसे आज कहूं कि आपको क्या लगता है आपकी हर बात से आपके घर के कितने मेंबर संतुष्ट होते हैं, मैं यहां खड़े खड़े श्योर हो सकता हूं कि अगर आपके घर के अंदर 5 मेंबर है ना, तो पांचों की पांचों आपकी बातों से सहमत नहीं होते। उनमें से कोई ना कोई असहमति का सुर उठा देगा, जबकि वो तो आपके अपने हैं, ब्लड रिलेटिव्स हैं, घर में पैदा हुए हैं, मां बाप, भाई बहन, सिस्टर, सब यही हैं। वही आपसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स सहमति के खिलाफ रहते हैं। जिनमें दिमाग है, केवल वही लोग हां 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 करेंगे जो हां में हाकारे करेंगे, जिनके पास दिमाग नहीं है। जानवर जितनी बुद्धि जिसमें है, भेड़ एक लकड़हार, एक जो उसको लेकर चलने वाला गडरिया होता है, उसके पीछे चल पड़ती हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है ये पानी में गिराएगा, कहां गिराएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंसान एक व्यक्ति के पीछे पागल नहीं होता, 10 क्वेश्चन पूछता है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि हां सर ये बात तो आप सही कह रहे हो, आप एकदम से, ये एक भी हमारे पक्ष में नहीं है। अब बालक पूछ रहे हैं सर निरपेक्ष का मतलब क्या है? अनबायस्ड। असल में अंग्रेजी में अगर शब्द पूछोगे तो निरपेक्ष का कोई असल में शब्द नहीं है। बायस और अनबायस, अनबायस्ड शब्द है, क्योंकि ये कंबाइंड रूप से सेक्युलर है। तो सेक्युलर के अंदर सेकु कहीं अलग नहीं है, लुर कहीं अलग नहीं है, ये कंबाइंड है सेक्युलर शब्द। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्लियर? धर्म धारणीय है, और धर्म में धारण किसको किया जाता है? धारण किया जाता है जो भी वैल्यूज हैं, जो भी मोरल्स ऑफ सोसाइटी हैं, उन्हें धारण किया जाता है। तो सर मोरल्स ऑफ सोसाइटी क्या है? अरे मोरल्स ऑफ सोसाइटी जो आप आजकल बोलते करते लोगों को सुनते हैं, दीज आर द मोरल्स ऑफ सोसाइटी। मैं आपको क्या बोलता हूं? बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। एक दिन एक घूमते फिरते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक ग्रुप पे मैसेज चल रहा था, उसमें किसी मैसेज लिखने वाले ने, क्योंकि वायरल कोई मैसेज था, उसमें ये लाइन लिखी हुई थी। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा आहा, कोई हमारा भी कोई सुनने वाला है जिसने इस पूरे ड्राफ्ट को अब वायरल करने के लिए डाल दिया है। कहीं ना कहीं वो चल रहा है कि बड़ों का सम्मान करें। ये क्या है? ये नैतिक मूल्य है, समाज से ग्रहण किया गया मूल्य है, परिवार से ग्रहण किया गया मूल्य है, अब वो समाज का हिस्सा हो गया है। बात समझ में आ गई? तो नैतिकता को भारत छोड़ नहीं सकता। तो हम नहीं छोड़ सकते क्या? हम बायस किसको लेकर नहीं हो सकते? नैतिकता को लेकर के अनबायस नहीं रह सकते। हम नैतिकता को लेकर बायस्ड है, हमारी कंट्री संस्कारों को लेकर बायस्ड है। हम उस देश में रहते हैं जहां
चाहे सैनिक हो या झंडा हो या संसद हो या संविधान हो, सबको झुककर सलाम किया जाता है, झुककर चरण वंदन किया जाता है। प्रधानमंत्री जब संसद की सीढ़ी चढ़ता है तो उसको प्रणाम कर कर नतमस्तक करके चढ़ता है। हम उस देश में रहते हैं, ये मूल्य हैं हमारे, हम इनसे दूर नहीं रह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हे प्रधानमंत्री तुमने ये क्या कर दिया, तुम सिर झुकाकर संसद पर क्यों चढ़े। नहीं भाई, ये मूल्य है, हम सम्मान करते हैं, हमारी आस्था है संस्कारों में, मूल्यों में, हम उनसे अलग नहीं हो सकते। तो हमारा धर्म क्या है, धारणी है। धारणी क्या है, नैतिकता, मौल्य, कर्तव्य, जो हमारे संस्कार है ना, ये धारणी है, इनसे हम अलग नहीं हो सकते। आ गई बात समझ में? उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो। कुंदन गौतम बालक है जो लिख रहा है कि सर बफरिंग आ रही है। भैया हमारे यहां नहीं आ रही है, बाकी लोग भी बता दें। अच्छा, फिर सर पंथ निरपेक्षता क्या है? पंथ निरपेक्षता कुछ नहीं है। पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि देश किसी एक धर्म का साथ नहीं देगा, बस इतना सा मतलब है। देश का खुद का कोई धर्म नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि देश नास्तिक है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन देशों के अपने धर्म हैं, वो उस धर्म के खिलाफ चलने वाले लोगों को लटका के फांसी पे मार देते हैं। आपने पाकिस्तान में ब्लास्फेमी खूब सुना होगा। एक शब्द है ब्लास्फेमी, अगर आपने सुना हो, जिसे आप ईश निंदा कहते हैं। तो जो पाकिस्तान में आपने ब्लास्फेमी सुनी, वो क्या है असल मायने में? वो कुछ नहीं है, धर्म, क्योंकि देश का ही धर्म है तो उसके विरुद्ध गया तो वो देशद्रोही हुआ। भाई जब देश का खुद का पास धर्म है तो देश के विरुद्ध जाना देशद्रोह हुआ। देशद्रोह की सजा क्या है? फांसी, 2 फांसी। समझ में आ गया? ईश निंदा जिसको आपने कहा। हमारे देश में क्या है? हमारे देश में ये नहीं है। हमारी संस्कृति क्या कहती है? सबका स्वागत है, वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। तो अब बता दीजिए कि आपको यह बात समझ में आ गई? तो जब हमारा ऐसा है तो इस चीज को हमारे संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार से अमल में लाया? हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता के लिए जरूरी जो आर्टिकल्स हैं उन्हें उठा करके मूल अधिकारों में ही डाल दिया। कहां डाल दिया? फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। फंडामेंटल राइट, जी हां, मैं आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 25-26। फिर अल्पसंख्यकों के लिए ध्यान रखने के लिए हमने मूल अधिकार, देश में इतनी बड़ी पावर हमने अल्पसंख्यकों के साथ धर्मनिरपेक्ष देश के लिए करके दी कि उन्हें यह लगे कि जो बात किसी और की सुनी जा सकती है, बहुसंख्यक की सुनी जा सकती है, वो उनकी भी सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट उनकी भी हिफाजत करेगा। ठीक है, तो सब जब इतना ही था तो फिर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस सेक्युलर शब्द को जुड़वाया क्यों गया प्रियम्बल में? गजब बात करते हो भाई। मेरे को एक बात बताओ, मैंने कुछ दिनों पहले जब कोर्स बेच रहा था उस समय विज्ञापन क्या कर रहा था? मैंने कहा भाई 4 से 6 घंटे की क्लास है, यही कह रहा था। लेकिन अचानक जब मैंने देखा कि क्लासेस तो मेरी 6 घंटे से ऊपर चल रही हैं, 8-8 घंटे की क्लास चल रही है, तो मैं एक लाइन बोलने लग गया। क्या? कि भाई जो मैं कोर्स बेच रहा हूं ना, उस कोर्स में क्लासेस 8-8 घंटे की हो रही हैं, 9-9 घंटे की हो रही हैं, बोलने लग गया। जब मैंने कमिटमेंट किया था 6 घंटे की क्लास है, 8 घंटे की क्लासेस होने लग गई, तो मैंने फिर विज्ञापन में भी कहा कि यार अभी क्लासेस ज्यादा हो गई हैं। तो भाई मेरी क्लास की विशेषता को जब मैं कोई कोर्स लेने वाला व्यक्ति है उसे पहले से बता रहा हूं, तो संविधान जैसी बड़ी किताब को लिखा गया है, उसकी विशेषता को आगे क्यों ना जोड़ा जाए कि इस किताब की तो जो खूबसूरती है वो सेक्युलरिज्म है। उम्मीद है आपको यह बात भी अब समझ में आ गई होगी। यह शब्द बताने के लिए जोड़ा गया। हमने अपने अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। आपसे किसी ने कहा सर आपके पास इतनी जबरदस्त जबरदस्त चीजें हैं, आप बच्चों के लिए दिन भर में इतना कुछ करते हैं, बताते क्यों नहीं है? मैंने कहा नहीं यार, करता हूं तो बताने की क्या जरूरत है, जो आएगा वो तो जान ही जाएगा। लेकिन सर वो आएगा, आपके साथ रहेगा, तब जाके आपके विचारों को जानेगा। उससे बेहतर ये नहीं है आप शुरुआत में बोल दीजिए कि भैया मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मेरे को ये सही लगता है, ये गलत लगता है, शुरुआत में बोल दीजिए ना, ताकि आपके साथ वो अच्छे से समय बिताए। तो प्रियम्बल क्या है? संविधान का दर्पण है। जब दर्पण है तो उसके अंदर पहले ही पता चल जाए अंदर क्या है। क्लियर? तो सर एक बात बताइए, फिर सोशलिज्म का क्या केस था? मगर यही केस उसके साथ था। हमने अपना समाज इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा संविधान बनाया जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया, क्यों ना प्रमोशन किया जाए, प्रचार किया जाए इस बात का। इंदिरा गांधी जी ने कहा प्रचार करूंगी, प्रियम्बल के पहले पन्ने पर डालूंगी, इसलिए डाला गया।
अब एक बड़ा सवाल बनता है, सर क्या ये ऐसा कुछ है क्या कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती भाई। भारत की छवि के साथ छेड़छाड़ है अगर सेक्युलरिज्म के साथ छेड़छाड़ हो गई तो। बोले क्यों? भारत टिका जिस मूल भाव पर है, अगर धर्म के आधार पर देश का निर्माण हो गया तो हमारे कितने टुकड़े हो जाएंगे। हर धर्म का व्यक्ति अपना देश चाहेगा, फिर हर लैंग्वेज का व्यक्ति अपना राज्य चाहेगा। आज तो हमारे यहां पर जो राज्यों का विभाजन हुआ वो खुद भी लिंग्विस्टिक आधार पर हुआ है ना, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ है ना। भाषाई आधार पर अगर राज्यों का निर्माण हुआ है, कल को धर्म के आधार पर होगा, भविष्य में चल के भाषा के आधार पर होगा, रंग के आधार पर होगा, बोली के आधार पर, ये सब विभाजन होते चले जाएंगे। इसलिए हम इस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में। तो क्या संविधान में कुछ ऐसा प्रोविजन किया गया है? मैं संविधान निर्माता तो करना भूल गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद में यह कह दिया कि सेक्युलरिज्म हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर है। हालांकि उस समय तक टर्म डिफाइन नहीं हुई थी, बाद में इस मामले को जैसे जैसे अन्य केस आते गए तब डिफाइन करते करते सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा कि यह नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अब यह बात समझ में आ गई होगी। एसआर बॉम्बे केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था। हाँ भाई, पंथ निरपेक्षता शब्द समझने में किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। बोलिए, यहां तक कहीं भी कोई दिक्कत? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये सब पढ़ाए जाएंगे। सुमन, बस सर जोरदार पढ़ाते रहो बस आप, है ना। चुप नहीं होना चाहिए ना मेरे को। लक्ष्मीकांत में जो धर्मनिरपेक्ष लिखा है ना बेटा, वो हिंदी का ट्रांसलेशन है जो गलत लिखा हुआ है। वो हिंदी का ट्रांसलेशन है, इसीलिए इंग्लिश से हिंदी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। विदु को मावत आपके लिए मारवाड़ी में कविता लिखी थी बेटा, मुझे मिली नहीं। क्लियर? याद हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो बेटा, दो तीन बेसिक चीजें हैं। जैसे डेमोक्रेसी, इस पर जब मैंने शुरू किया था आप लोगों को उसी समय बता दिया था, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। तो हम डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेटिक हैं, ये मैंने आपको जिस समय संविधान की चर्चा शुरू की थी उसी समय टर्मिनोलॉजी समझा दी थी, तो अब मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है। एक शब्द जो आपको और पता होना चाहिए, दैट इज रिपब्लिक, जो हमारे स्टेट की विशेषता है, राज्य की विशेषता है, वो क्या है, बस ये और थोड़ा सा जान लीजिए। हम गणतांत्रिक देश हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे यहां का ऐसा सिस्टम है गवर्नेंस का कि हमारे यहां का जो कंट्री का हेड है ना, वो चुना जाता है, वो वंशानुगत नहीं होता। यानी इसका बेटा ही हमारे देश का वो बनेगा, प्रथम व्यक्ति बनेगा, ये नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में जो सर्वोच्च पद है वो राजा का है, यानी ब्रिटेन में मोनार्किज्म है, यानी वंशानुगत तरीके से चला आ रहा देश है। मतलब उसका समझिए अर्थ क्या है। इंडिया के बारे में जब आप शब्द पढ़ते हैं किताबों में तो क्या पढ़ते हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारे लिए कहीं अगर आप बाहर जाएंगे वर्ल्ड में तो केवल इंडिया नहीं लिखा जाता है, हमारे लिखा जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ब्रिटेन के लिए यूके, यूनाइटेड किंगडम लिखा जाता है, लेकिन असल में वो मोनार्क है। ये क्या होता है? दोनों में अंतर क्या है बताते हैं। रिपब्लिक देश का मतलब होता है देश का सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा व्यक्ति अपने देश में कौन है? प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इलेक्टेड है। इनके यहां का सबसे बड़ा व्यक्ति, प्रथम नागरिक, सर्वोच्च पद का व्यक्ति कौन है? राजा है। वो कौन है? पीढ़ीधर है। वो रानी मरी, उनका बेटा आकर के ये बन गया, राजा बन गया। वंशानुगत है, मतलब वंश परंपरा के अनुसार है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, लेकिन सर हमारे दिमाग में एक डाउट है। मैंने कहा बताओ भाई क्या डाउट है? सर हम तो बार बार एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि इंडिया ने जो अपना संविधान या संसद की व्यवस्था ली है वो ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मॉडल से ली है। फिर संसदीय व्यवस्था क्या होती है? आप मुझे एक चीज बताइए सर, हम संसदीय व्यवस्था नहीं है,
हम प्रेसिडेंशियल व्यवस्था नहीं है, ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत कर रहा है सर। हम क्या हैं? हम पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में हैं या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हैं, राष्ट्रपति वाले सिस्टम में? मैंने कहा दोनों बातें समझाते हैं। अपने देश में संविधान निर्माण का काम या देश के अंदर जो एग्जीक्यूशन का जो काम है वो संसद द्वारा किया जाता है। संसद के मंत्री, संसद के द्वारा बना प्रधानमंत्री, उनके द्वारा किया जाता है। अमेरिका में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं यानी कि कार्यकारी बॉडी है जो कार्य करती है, सर्वोच्च व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति है। प्रेसिडेंशियल व्यवस्था नहीं है हमारे यहां पर। तो क्या व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। सर मैं कंफ्यूज हूं। मैंने कहा किस बात से? एक तरफ तो आप लिखते हो कि ये मोनार्क है, राजशाही है, एक तरफ आप लिखते हो कि हमने इन्हीं का संसदीय प्रारूप लिया है। मैंने कहा दोनों बातें समझाएंगे। इनके यहां पर एक एडिशनल फीचर और है। क्या एडिशनल फीचर है? ये कॉन्स्टिट्यूशन भी मानते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी जो क्रांति मानी गई है, जिसको दुनिया की सबसे सफल क्रांति माना गया, जिसमें एक बूंद खून नहीं टपका, वो ब्रिटेन की क्रांति थी। सबसे पहले जो राजशाही ने संविधान अपनाया वो ब्रिटेन था। मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी मोदी जी भारत को भले ही बोलते हो, लेकिन वर्तमान के जो दुनिया है ना, उसमें जिसने सबसे पहले लोकतंत्र के लिए जरूरी संविधान को अपनाया वो ब्रिटेन था। दुनिया की मतलब हर क्रांति में खून खराबा हुआ है, भयंकर खून खराबा, लेकिन सबसे शांति से जो क्रांति हुई वो ब्रिटेन की थी, जहां के राजा ने लगभग 17वीं शताब्दी के अंदर 1668 के आसपास है, मैं एकदम फैक्ट याद नहीं है, उस समय राजा ने खुद ने कहा कि देखिए जनता को लगता है कि सबके लिए नियम होना चाहिए, तो हम भी उस नियम से बंधने के लिए तैयार हैं। जनता खुद से संविधान का गठन करे, वो संविधान हमें भी बता दिया जाए, वो संविधान हम भी मानेंगे, देश का हर नागरिक मानेगा तो हम भी मानेंगे। यानी हमारा वचन ही शासन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? हमारे यहां पर संविधान की सर्वोच्चता होगी। माना हम राजा हैं, आप हमको इज्जत दे सकते हैं कि हाँ भाई राजा जी आप भी देश का भला सोचें, लेकिन जब सबके लिए संविधान होगा तो मतलब राजा का बेटा हर कानून में छूट नहीं जाएगा। राजा के बेटे ने मर्डर किया है तो उसे भी सजा मिलेगी, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान चलेगा, हम कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। तो इन्होंने दुनिया को एक अलग ही मॉडल दे दिया। 1688 है क्या? हाँ, मुझे मतलब पता नहीं 67 या 88 जो भी है, मतलब एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है, मैं इसलिए कोट नहीं कर रहा हूं, पता चले कि कोई बच्चा गलत याद कर ले। 17वीं शताब्दी का मतलब 1600 से 1700 के बीच की बात हो रही है ना, देख लेना जो भी हो। अच्छा, तो सर इसका मतलब यह हुआ राजा ने दुनिया को एक नया नजरिया दे दिया। मैंने कहा बिल्कुल दे दिया। क्या दे दिया? उन्होंने दुनिया को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म का रास्ता दे दिया। बोले सर ये क्या होती है? मैंने कहा राजा तो है, लेकिन संविधान से बंधा हुआ राजा है। क्या आपको मेरी यह बात समझ में आ रही है? वर्तमान के अंदर, वर्तमान दुनिया के अंदर राजा अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ है, सोचिए वो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। आपको कहा जा रहा है राजा जी हैं आप, तो आपकी बात मान्य होगी, लेकिन आपने कोई गुनाह कर दिया तो संविधान आपके लिए भी लिखा गया है, आप भी उसमें लपेटे जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। इसलिए दुनिया का अकेला प्रारूप बना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म। इसी कारण से इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने लिखा वो इनकी संसद ने लिखा। वो संसद कहां है? वेस्टमिंस्टर में है। तो भारत ने कहा कि हम इनकी संसदीय व्यवस्था का चयन करेंगे, यानी कि जिस प्रकार से संसद ये लोग मानते हैं ऐसे ही संसद हम मानेंगे। इसीलिए आपने सुना भी होगा भारत का जो भी संविधान है उसका 2/3 हिस्सा हमने ब्रिटेन से ही कॉपी किया है। ब्रिटेन का जो 1935 का एक्ट हमारे लिए लिखा गया था उसी से ही हमारा 2/3 संविधान लिखा गया है। ठीक है, इतना कुछ उन्होंने हमारे लिए लिख कर दिया था। अब दूसरा सुनिए, हमने फिर राजशाही क्यों नहीं अपनाई? क्योंकि भारत में कई राजा थे और उन राजाओं में कोई सर्वोच्च राजा नहीं था, तो हम किसी राजा को कैसे चुने? हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म भी चुन सकते थे। तो सर फिर एक बात बताइए, ब्रिटेन वाले अगर हमसे यह कह देते कि तुम राजा हमें ही मान लो, संसद के अनुसार अपने आप चलाओ, अपनी मर्जी से डोमिनियन स्टेटस भी मत रखो, स्वतंत्र रहो, सब कुछ करो, बस कितना सा कर लो हमारे लिए राजा हमें मान लो, सबसे बड़ा व्यक्ति अपने देश का हमें मान लो, हमारा ईगो हर्ट हो गया, क्यों मान ले? लेकिन दुनिया के कई देशों ने कहा हां ये बात भी सही है, सबसे बड़ा व्यक्ति रखना ही नहीं है हमें, मान लेते हैं आप ही को बड़ा व्यक्ति मान लेते हैं। किसने माना?
ऑस्ट्रेलिया ने माना, न्यूजीलैंड ने माना, कनाडा ने माना, और भी लगभग 11-12 देश हैं जिन्होंने ब्रिटेन के राजा को ही सर्वोच्च नागरिक माना अपने देश का। और उन देशों को आज भी आप कॉमनवेल्थ रियलम कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ रियलम। एक शब्द है, रियलम बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन में मेरा थोड़ा पुअर हूं। रियलम, REALM, रियलम। बोले अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत से देशों ने अपने यहां सर्वोच्च नागरिक नहीं बनाया। हमने कहा नहीं बनाया। बनाने की सुविधा है क्या? बिल्कुल है। अभी हाल ही में कौन सा देश है उसने किया है अपने यहां से, इनका रियलम का स्टेटस छोड़ दिया। फिर सर एक बात बताइए, हमने अपना सर्वोच्च व्यक्ति किसे बनाया? हमने अपने लिए एक पद चुना जिसका नाम था राष्ट्रपति, जिसके नाम से देश के सारे काम होंगे। यदि आप कभी यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे ना, तो आपकी ज्वाइनिंग लेटर पर जिसका साइन आएगा वो राष्ट्रपति का आएगा। जब हम राज्य सेवा में गए तो राज्य का सर्वोच्च नागरिक कौन है? राज्यपाल। तो हमारी सेवा में जिसका साइन आया वो राज्यपाल का आया। अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर राष्ट्रपति का आता है। आज अगर कोई देश का नागरिक या देश की तरफ से कोई भी लेटर, मान लो इंडिया ने अपनी तरफ से कोई लेटर अमेरिका को भेजना है, पता है कौन के नाम से जाएगा वो लेटर? राष्ट्रपति के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं जाता है। हम देश की कोई सी भी संधि करें, भारत गया अमेरिका के साथ कोई संधि करी, चाहे ड्रोन खरीदे, चाहे कुछ भी खरीदे, वो जितनी भी फाइलें इधर से उधर हुई, उन पर पता है किसका साइन है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति पता है क्या है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक, अर्थात भारत का सर्वोच्च व्यक्ति वही है। उसी के साइन से सारे काम होते हैं। चूंकि हमारे यहां संसद है, इसलिए राष्ट्रपति लॉ अबाइडेड है, संसद के साथ बंधा हुआ है, संविधान से जुड़ा हुआ है। संविधान से ऊपर नहीं है, वो राजा नहीं है, वंशानुगत नहीं है। अर्थात हमारा जो सर्वोच्च व्यक्ति है, वो जो सर्वोच्च व्यक्ति हमने लिया है वो निर्वाचित लिया है। और जो राष्ट्र अपना सर्वोच्च व्यक्ति निर्वाचित लेता है उसे ही रिपब्लिक कहते हैं। तो गणतंत्र, गण, गण का मतलब क्या हुआ? जन, गण, मन, गण, आप और हम, गणमान्य लोगों का शासन। गणतंत्र जो है उसका मतलब यह हुआ कि जो सब सर्वोच्च गणतंत्र व्यक्ति है हमारा, वो निर्वाचित है। सर मैंने तो राष्ट्रपति को वोट दिया ही नहीं। दिया है, आपने भी दिया है। आपने इनडायरेक्टली चुना है इन्हें। कैसे? आपने इनडायरेक्टली ऐसे चुना है कि आपने विधायक जी को वोट दिया, सांसद जी को वोट दिया, उन्होंने जाकर के राष्ट्रपति को वोट दिया। इस प्रकार से जाकर के आपको ये सब चीजें मिली। तो उम्मीद है रिपब्लिक शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। रिपब्लिक के साथ साथ सर मैं रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में कंफ्यूज हो जाता हूं। क्यों कंफ्यूज होना? डेमोक्रेटिक का अर्थ है लोकतांत्रिक। आपके यहां शासन, तानाशाही नहीं है। आपके यहां जनता चुनाव लड़वाती है, जनता ही चुनाव में लोगों को जितवाती है, जीते हुए लोग शासन करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ओके, यानी कि सारा की सारा गेम समझ में आ गया है। ठीक है साहब, गणराज्य समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लियर हो गया? सर ये न्याय क्या होता है? अब देखिए, न्याय हुआ, जस्टिस के साथ साथ आप लोगों को इसके आगे जो चीज पढ़नी है, स्वतंत्रता हुई, लिबर्टी हुई, ये सारी चीजें आपको हमारे मूल अधिकार डीपीएसपी में दिखाई देंगी। लेकिन फिर भी जो मैंने अभी शुरुआत के जो टर्म आपके सामने डिस्कस किए ना, वो SSSR वाले जो शब्द मैंने डिस्कस किए, वो तो राज्य की व्याख्या है। अब आगे वाले चैप्टर्स की व्याख्या की गई है शुरुआत में। हालांकि थोड़ा सा जानकारी आपको होना जरूरी है जस्टिस के बारे में। जस्टिस एक बार के लिए जब हम सुनते हैं ना, तो फीलिंग पता है अंदर से क्या आती है? जस्टिस, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जबकि यहां पर उन तीनों की बात नहीं की गई है। यहां पर उन तीनों की बात नहीं की गई है। तो किसकी बात की गई है? प्रस्तावना के अंदर, प्रियम्बल के अंदर जो जस्टिस किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और इन तीनों का सीक्वेंस भी यही है। समाज में जब ऊंच नीच नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा, सबसे पहले सामाजिक न्याय स्थापित होगा। अर्थात हमारे देश के अंदर जब लोगों को लिंग, जाति, धर्म, आय, प्रतिष्ठा, आय के अवसर, इनके आधार पर जब विकास के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो सबसे पहले सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। जब हमारे देश में कोई भी पिछड़ा या कमजोर वर्ग का व्यक्ति नहीं होगा, अवसर का सभी के साथ समान भाव होगा, तो सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। अर्थात हमारे देश में यदि आज आरक्षण है, तो वो आरक्षण असल में सामाजिक न्याय की देन है।
यानी कि अगर समाज के किसी भी वर्ग को बराबरी, तो आप में से कई बार लोग सुनते हैं कि आरक्षण क्यों दिया, क्योंकि हमारे देश में सामाजिक न्याय की बात की गई है। समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो जाति के आधार पर भिन्न हो, लिंग के आधार पर भिन्न हो, बच्चों, आपने कई बार सुना होगा सर, एक तरफ तो कहते हैं कि आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, और एक तरफ देखिए बसों में जाओ तो वहां लिखा हुआ है केवल महिलाएं, सीटों पे लिखा हुआ है केवल महिलाएं। ये कैसी समानता हुई सर? मैं बहुत सही सवाल पूछ रहा हूं हैं। और सर ये बात बताओ, कई बार ऐसा लिखा होता है बच्चों के लिए, ओनली किड्स अलाउड। ये विभेद नहीं है, ये समानता कैसे हुई सर हमारे देश में? अब कोई होता उस जैसा, अमृतपाल सिंह जैसा, तो हो सकता ज्ञान भी दे देता, मेरे देश में समानता है तो महिलाओं के साथ फिर ऐसा भेदभाव क्यों? अधूरा ज्ञान है। हमारे देश में समानता में महिला की सीट रिजर्व करना समानता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को घर से निकलने तक की तो आजादी नहीं है। आजादी के नाम पर वो बस में आएंगी तो आप में ये सहूर नहीं है कि आप सीट छोड़ के खड़े हो जाएं। तो कम से कम सरकार ने यही कह दिया कि इतनी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दो कि महिला आएंगी तो वही बैठेंगी। कम से कम इस बहाने महिला ये सुरक्षा का भाव तो लेके आएगी कि घर से बाहर निकल के मैं कहीं यात्रा पे जाऊंगी तो सुरक्षित तो रहूंगी। जो भेदभाव समाज ने कर रखा है उसी से तो लड़ना है सरकार को। वृद्ध जनों के लिए पेंशन क्यों देते हैं सर? हैं? आजकल प्राइवेट नौकरियों में पेंशन है नहीं, वृद्ध जनों को पेंशन देंगे सर। अरे महाराज इसलिए देंगे क्योंकि वो समाज का हिस्सा हैं। समाज ने उनको ऐसा छोड़ दिया जैसा उनका कोई योगदान ही नहीं था, और जिस हालात में छोड़ दिया उससे उठाने की जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए उनको पेंशन दी गई। ये सामाजिक न्याय है। क्या आप मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय यह है कि अब मुझे लगता है कि भाई मैं आजाद जब देश हुआ था ना, तो मैं जमींदार था देश में। मान लो उदाहरण के लिए, जमींदार का मतलब जिसके पास कई बीघा जमीन थी, बहुत सारी जमीन थी मेरे पास। अब आजाद हो गए, सब लोग अपने अपने रहो, ये जमीन मेरी मेरे पास ही रहेगी। दादा परदादाओं के पास किसी के पास 500 बीघा जमीन थी, आज ही 500 बीघा जमीन अपने पास रहेगी। नहीं भाई साहब, आप संसाधनों का संकेंद्रण नहीं कर सकते। इसीलिए देश की आजादी के बाद जो सबसे पहला कानून बना ना, वो भूमि सुधार के लिए ही था कि भाई जमीनों का सुधार करो, जमीनें तत्परता से इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करो, किसी एक के पास जमीन नहीं रहेगी, जमीनें बांटी जानी चाहिए। पहले जमीन तो केवल ताकतवर के पास हुआ करती थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आर्थिक न्याय का मतलब संसाधन जो आय के हैं वो किसी एक व्यक्ति के पास सीमित ना रहे। क्लियर? इससे आगे कल पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका दूसरी क्लास का टाइम हो गया। मुझे 5-10 मिनट आपके कमेंट्स भी लेने, कल एक बार और पढ़ लेंगे। कल से मतलब कल, हाँ भाई एक चीज मुझे पहले सुन लो। देखो भाई, अपन है ना पूरे वीक भर मेहनत करते हैं, है ना। मैं मेरी बता रहा हूं, और मेरे को भी 2 दिन जीवन जीने का अधिकार है। मेरी क्लासेस केवल 5 दिन ही होंगी। ये आप लोग अच्छे से समझ लें, जान लें, बूझ लें, नहीं तो मैं मेरी जगह भी कोई टीचर और लगा दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर आपका सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए भी हमें कोई और टीचर लगा दो, मैं लगा दूंगा। मेरे पास में इसकी व्यवस्था तो संभव है, लेकिन इस काम को करते करते बलि चढ़ जाऊं, क्योंकि रोजाना यार 5-6 क्लासेस मेरी हो रही हैं। उसके अलावा बहुत सारी जिम्मेदारियां मैंने आप लोगों की और ले रखी हैं। इस समय तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह ड्रेन हो लेता हूं। तो मेरी क्लासेस आपकी केवल 5 दिन ही होंगी, है ना। जैसे फाउंडेशन बैच में होती है ऐसे ही यहां पर होंगी, ठीक है। लास्ट शनिवार को मैं कमिट तो कर गया था कि आपका सेशन लूंगा, लेकिन ले नहीं पाया। इसीलिए मैं आपका वो जो 10 मिनट की बात है ना वो कर रहा हूं आपसे, ठीक है। बताइए। माधव से प्री पास होगा तो मेंस कैसे पास होगा? जैसे आपने कहा था नटराज 2024 तक चलेगा। प्रमोद, मेंस के लिए भी अलग बैच ले आएंगे, चिंता मत करो। कॉमनवेल्थ नेशन का मतलब हुआ जो देश पहले अंग्रेजों के शासन काल में थे वो सब उनके साथ रहे, ठीक है। गौरव मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ टॉपिक्स के नोट्स के लिए कॉल। गौरव मिश्रा यार प्लानिंग तो है, हम निकालेंगे बेटा, है ना, बता देंगे। अभी हमारे नोट्स का पहले स्टॉक पूरा नहीं हो पा रहा है, जो छप के आ रहे हैं वही मतलब कब पढ़ रहे हैं। एक बार ये पूरा हो जाए, 10 दिन के अंदर मैं आपको बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो कॉमनवेल्थ रियलम तो वो थे जो कि अंग्रेजों के गुलाम थे पहले, बाद में भी उन्होंने अपना जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो अंग्रेजों को ही चुना, वो तो रियलम हो गए। कॉमनवेल्थ नेशन वो थे जो कि पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। आजादी के बाद भी उन्होंने कहा कि अब हम आजाद तो हो गए,
लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम कॉमन साझा करते हैं। जब कॉमन साझा करते हैं तो चलो आपस में बैठ के मिल बांट ही लेंगे, खेल कूद लेंगे। ठीक है सोनम, यूपीएससी के लिए बैच ले आओ बेटा। हिम्मत नहीं है, अभी मरा पड़ा हूं मैं तो, इसी को करने में हालत खराब हो रही है मेरी, रुक जाओ। मोनिका मेहरा, बेटा सिंपल तरीका है, आरएएस का फॉर्म भरने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? अदर स्टेट के हैं तो क्या हुआ, जाइए सीधा एसएसओ आईडी या राजस्थान एसएसओ आईडी पे एंट्री करिए। प्रक्रिया बतानी है क्या, मतलब फॉर्म कैसे भरा जाता है? मैं वीडियो बनवा दूंगा एक, है ना, अपनी टीम से बोल करके आपके लिए एक वीडियो बनवा के डलवा दूंगा कि अदर स्टेट के विद्यार्थी कैसे भरें। मैं एक वीडियो बनवा दूंगा, ठीक है, रुकिए मैं बोल देता हूं। एक मिनट रुकिए, मैं बोल देता हूं बेटा। हो जाएगा। और बताइए, प्रस्तावना में आगे संशोधन बिल्कुल हो सकता है। ललित, मैं चेक करा लेता हूं बेटा क्या दिक्कत आ रही है ना। शिवम सर, लगभग कितना टाइम लगेगा यूपीएससी का बैच आने में? बेटा अभी इस महीने की प्लानिंग में तो नहीं है ना। मैं प्लानिंग में जिसके हूं, कल इसी कारण से मैं बाहर जा रहा हूं, तो यूपी और बिहार की चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं और हमारा यूपी बिहार के प्रति विशेष भाव भी है। तो चर्चा करने के लिए मैं कल जा रहा हूं यूपी बिहार के लिए, ठीक है। हर जन्म में आपके जैसे दीपिका शिक्षक मिले थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन हमसे अच्छे मिले, हम तो यही दुआ करेंगे। बिल्कुल मिक्की कर सकते हैं आप। दिनेश, कल ही बनवाना वीडियो, कल ही बनवा देंगे, रुको बोल देता हूँ, कल ही बनाना है, कल ही बना कर डालना है ताकि बच्चे अप्लाई कर सकें। अभी करता हूँ बेटा, ना ठीक है। और बताइए, हो जाएगा। अब मैं यूपी बिहार की चर्चा करने के लिए ही बाहर जा रहा हूँ। आदित्य, इतनी इतनी नाराज हो क्या, मेरे कमेंट तक नहीं देखते, बहुत उम्मीद से मैसेज किए हूँ। बेटा मैं किसी से क्यों नाराज रहूंगा? अब नहीं, बिल्कुल करेंगे बेटा, है ना, कोशिश करेंगे, चिंता मत करिए। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्लास का, दूसरी क्लास का टाइम हो गया, जाइए दूसरी क्लास पढ़िए, फिर मिलते हैं अपन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।